जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा सागर अकेडमी पे। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई बढ़िया बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। जैसा कि साथियों हमने आपसे वादा किया था कि 6 सितंबर से आपके लिए संघर्ष बैच आ जाएगा। तो साथियों आज है साथियों 6 सितंबर और आज हम संघर्ष बैच का पार्ट 1 लेकर आ चुके हैं। तो जो बच्चे साथियों अभी नई नई एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वे बच्चे पुराने हो चाहे नए हैं, उनके लिए साथियों यह बैच काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस बैच का नाम हमने दिया है संघर्ष बैच। इसमें साथियों हम एकदम शून्य से लेके अंत तक पढ़ेंगे। इसमें सर्वप्रथम हम थ्योरी क्लास को करने वाले हैं। बाद में जब आपका एग्ज़ाम 1 महीना बचेगा तो उसमें हम साथियों इसके 1 लाइनर क्वेश्चन को भी करेंगे, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, जो बहुविकल्पीय रूप में आते हैं। उन प्रश्नों को हम 1 महीना जब बचेगा तब करेंगे। अभी तो साथियों सिर्फ और सिर्फ हम थ्योरी क्लास को करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बैच है साथियों। सिर्फ आपकी सफलता को समर्पित है यह बैच। आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए साथियों यह बैच बनाया गया है। एकदम निःशुल्क है। यदि आप इस बैच को बहुत सारा प्यार देंगे तो यूट्यूब पे साथियों यह बैच आपके लिए डेली आता रहेगा। लेकिन हाँ, जब आप इस वाली क्लास को प्यार देंगे, जब मुझे पता चलेगा कि हाँ बच्चे इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो मैं डेली आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, बहुत ही मज़ा आने वाला है साथियों, क्योंकि आज हम पार्ट 1 करने वाले हैं इसका। तो आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चलिए अब हम बिना किसी देरी के क्लास की ओर बढ़ते हैं। क्लास स्टार्ट होने से पहले साथियों आज का मोटिवेशनल विचार है आपके लिए। कल बीत चुका है, कल अभी नहीं आया है, हमारे पास सिर्फ आज है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट मोटिवेशन है साथियों। ये शब्द हैं मदर टेरेसा जी के। इन्होंने कहा था साथियों कि कल बीत चुका है, यानी जो कल है हमारा वह बीत चुका है और अभी कल वाला अभी आया नहीं है। यानी हमारे पास सिर्फ आज है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। यानी हमारे पास आज है साथियों, तो क्यों ना हम आज को अपने कल के लिए बना लें। तो आज साथियों हमारे पास है, तो चलिए आज को शुरू करते हैं। हमारे पास सिर्फ साथियों वर्तमान समय होता है, तो उस समय जो हम कर लेते हैं वही हमारे आगे चल के भविष्य के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो इसी विचार के साथ साथियों चलिए हम क्लास की ओर बढ़ते हैं। साथियों क्लास की शुरुआत हमने सर्वप्रथम हिंदी सब्जेक्ट से ली है, क्योंकि हिंदी हमारी प्रथम और हमारी मातृभाषा के रूप में आती है साथियों। तो चलिए सबसे पहले हम हिंदी क्लास से स्टार्ट करते हैं। हिंदी में साथियों सर्वप्रथम हम वाक्य को पढ़ने वाले हैं। वाक्य हिंदी का सबसे साथियों पहला चैप्टर है, जो एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे 2 या 3 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले साथियों हम वाक्य को पढ़ेंगे और हर एक सब्जेक्ट का साथियों आज हम पार्ट 1 कर रहे हैं। इसका पार्ट 2 कल वाली वीडियो में आएगा, क्योंकि साथियों आज यह बैच का प्रथम दिन है। तो यदि आप वीडियो को प्यार देंगे तो इसका साथियों पार्ट 2 कल आ जाएगा। तो सर्वप्रथम वाक्य को पढ़ेंगे। इससे संबंधित साथियों वाक्य का आज पार्ट 1 पढ़ने वाले हम साथियों हिंदी, जीके और रीजनिंग इन तीनों चीज़ का पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। कल वाली वीडियो में इन सभी का हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो आज हमारे साथ सामने साथियों वाक्य है हिंदी का। तो देखिए वाक्य की परिभाषा लिखिए, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे कोई अर्थ प्रकट हो। तो वो क्या कहलाता है साथियों? वाक्य कहलाता है। तो वाक्य के भेद 2 आधार पर होते हैं, यानी एग्जाम में पूछा जाता है कि वाक्य के भेद कितने आधार पर होते हैं। तो साथियों 2 आधार पर होते हैं। पहला हो गया अर्थ के आधार पर और दूसरा हो गया रचना के आधार पर। रचना के आधार पर साथियों वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला सरल, दूसरा संयुक्त और तीसरा मिश्र। तो इम्पोर्टेंट साथियों वाक्य भेद 2 आधार पर होते हैं, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। और रचना के आधार पर साथियों सरल, संयुक्त और मिश्र ये 3 वाक्य आते हैं। तो पहले चलिए साथियों हम जान लेते हैं कि अर्थ के आधार पर कितने वाक्य होते हैं। पहले हम जानेंगे साथियों अर्थ के आधार पर कितने वाक्य होते हैं, उसके बाद हम जानेंगे रचना के आधार पर सरल, संयुक्त और मिश्र इन तीनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों, हम अर्थ के आधार पर कितने वाक्य होते हैं। स्लाइड आपके सामने आ चुकी है साथियों। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो साथियों सबसे पहले बता दूं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। पहला हो गया विधानवाचक, जिसे हम अंग्रेजी में असर्टिव कहते हैं। दूसरा हो गया निषेधवाचक, जिसे हम निगेटिव कहते हैं। तीसरा हो गया आज्ञावाचक, जिसे हम इम्परेटिव कहते हैं। और साथियों चौथा हो गया प्रश्नवाचक, जिसे हम इंट्रोगेटिव कहते हैं। पांचवा हो गया इच्छावाचक, जिसे हम इलेटिव कहते हैं। और छठा हो गया संदेहवाचक, जिसे हम साथियों इंडिकेटिव डाउट कहते हैं। और सातवां हो गया विस्मयवाचक, जिसे हम अंग्रेजी में एक्सक्लामेशन कहते हैं। और आठवां हो गया संकेतवाचक, जिसे हम इंडिकेटिव कहते हैं। तो साथियों ये अर्थ के आधार पर आठ साथियों वाक्य के भेद होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयादिवाचक और संकेतवाचक। अब इन आठों के बारे में हम जान लेते हैं कि इन आठों के बारे में हम कैसे पता पाएंगे कि ये
कौन कौन से वाक्य हैं। तो चलिए सबसे पहले हम विधानवाचक वाक्य के बारे में जान लेते हैं। तो पहले साथियों हम जानेंगे विधानवाचक वाक्य के बारे में। साथियों स्लाइड आ चुकी है विधानवाचक वाक्य। तो विधानवाचक वाक्य साथियों वो वाक्य होता है जिसमें क्रिया का होना होता है। क्या होता है? तो जिसमें क्रिया का होना हो उसे हम विधानवाचक कहते हैं। जैसे कि साथियों एग्जाम्पल में दिया है कि मैंने दूध पिया, इसमें साथियों क्या हो रही है? तो क्रिया हो रही है कि मैंने दूध पिया है। और दूसरा राम पढ़ता है, तो इसमें क्या हो रहा है साथियों? क्रिया हो रहा है, क्रिया हो रही है। सीता खेल रही है, तुम घर कब जाओगे? तो ये सब साथियों क्या है? तो विधानवाचक के भाग हैं। तो विधानवाचक के साथियों ये उदाहरण है, इससे आप एग्जाम में पता पा सकते हैं। तो विधानवाचक में साथियों क्या होता है? तो क्रिया का होना होता है। सीधी सी बात है साथियों, आप ये देखना कि विधानवाचक में क्रिया का होना होता है। मैंने दूध पिया, राम पढ़ता है, सीता खेल रही है, तुम घर जाओगे, ये सब साथियों विधानवाचक के उदाहरण हैं। तो इम्पोर्टेंट है साथियों, सिर्फ हमें यही याद रखना है कि विधानवाचक में क्या होता है? तो सिर्फ और सिर्फ क्रिया का होना होता है। चलिए अब हम जान लेते हैं साथियों निषेधवाचक वाक्य के बारे में। हमने साथियों अगला पढ़ा था, उसमें क्रिया का होना होता है, लेकिन निषेधात्मक में साथियों सीधी सी बात है निषेध। निषेध मतलब ना साथियों। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि निषेधात्मक में क्रिया का ना होना होता है। क्या होता है? तो साथियों ना होना होता है जिसे हम निगेटिव कहते हैं, यानी जिसमें नकारात्मक शब्द आए या क्रिया का ना होना हो वो साथियों निषेधात्मक होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। निषेधात्मक सीधी सी पता चलता है कि क्रिया का ना होना, जिसमें ना हो नहीं हो ये सब साथियों निषेधात्मक वाक्य में आते हैं। जैसे इसके उदाहरण हैं, तुम नहीं पढ़ते हो। साथियों तुम नहीं पढ़ते हो, तो देखिए साथियों यहाँ पे नहीं क्रिया का ना होना आ गया, तो ये साथियों क्या है? तो निषेधात्मक वाक्य के भाग हैं। तुम खेलने नहीं गए, ये भी निषेधात्मक वाक्य के भाग हैं। ये मत लिखो, तो मत मत साथियों क्या होगा? तो मत का मतलब नकार रहा है या रोक रहा है, तो नहीं है, तो इसमें भी साथियों निषेधात्मक वाक्य हैं। वहाँ पर मत जाना, ये भी निषेधात्मक वाक्य के प्रकार हैं। तो साथियों निषेधात्मक वाक्य में क्या होता है? तो क्रिया का ना होना होता है। क्रिया का ना होना साथियों निषेधात्मक वाक्य है। ये इनके भाग थे साथियों। अब इनके बारे में हम प्रश्न भी करने वाले हैं। चलिए अब हम अगले वाक्य के बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा साथियों आज्ञा सूचक। क्या है साथियों? तो आज्ञा सूचक है। इसमें साथियों क्या होता है? हम किसी को आज्ञा देते हैं या प्रार्थना देते करते हैं या उपदेश देते हैं। कोई जैसे किसी को आदेश देना होता है, जैसे आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश, आदेश आदि, ये सब आज्ञा सूचक में आते हैं। तो आज्ञा सूचक काफ़ी आसान हो और इम्पॉर्टेंट भी है साथियों, तो इसको हम बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। जैसे इसके उदाहरण, तुम यहीं यहीं बैठ कर पढ़ो। तो साथियों तुम यहीं बैठकर पढ़ो, तो यानी ये क्या है? एक प्रकार से आज्ञा है कि यहीं पे बैठना है, तो यहीं बैठकर पढ़ो, ये आज्ञा है। और दूसरा साथियों आज खेलने नहीं जाओगे, तो आज खेलने नहीं जाओगे, तो सीधी सी बात है साथियों, तो इसमें भी साथियों हमारा आदेश हो रहा है। एक पानी का गिलास लाओ, एक पानी का गिलास लाओ, तो क्या है साथियों? क्या है? तो आदेश दिया जा रहा है कि पानी का एक गिलास लेके आइए। बड़ों का सम्मान करो, तो क्या साथियों? बड़ों का सम्मान करो, यह भी साथियों क्या है? तो हमारा आज्ञा सूचक में आएगा। तो ये सब साथियों हमारे आज्ञा सूचक में आते हैं। तुम यहीं बैठकर पढ़ो, आज खेलने नहीं जाओगे, एक पानी का गिलास लाओ, बड़ों का सम्मान करो, ये सब साथियों आज्ञा सूचक में आएंगे। चलिए नेक्स्ट वाक्य के बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्नवाचक। साथियों क्या है हमारा? तो प्रश्नवाचक वाक्य है जिसमें प्रश्न पूछा जाए। सीधी सी बात है साथियों, जिसमें हम प्रश्न को पूछते हैं, किसी से कोई सवाल या कोई भी चीज़ हम पूछते हैं, तो साथियों सीधी सी बात है प्रश्नवाचक वाक्य में आएगा। जैसे साथियों इसने सॉरी साथियों पहला है उदाहरण हमारे, ये दरवाज़ा किसने खोला। तो यहाँ पे बात आ गई किसने, तो किसने का मतलब यहाँ पे साथियों क्या पूछा गया? तो प्रश्न पूछा गया है। तो ये दरवाज़ा किसने खोला। तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या पढ़ रहे हो। तीसरा है आपका क्या नाम है। तो साथियों यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि आपका क्या नाम है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि हाँ आपका क्या नाम है, तो आप अपना नाम बताएंगे, तो ठीक इसी प्रकार इसमें आपका क्या नाम प्रश्न पूछा गया। तो चौथा है आज तुमने क्या पढ़ा। आज तुमने क्या पढ़ा, जैसे आज आप क्लास देख रहे हैं, तो आज आपने क्या पढ़ा, तो साथियों आज आपने संघर्ष बैच का पार्ट 1 पढ़ा। तो वहीं है साथियों आज तुमने क्या पढ़ा, तो ये भी क्या है? तो प्रश्न पूछा जा रहा है। तो प्रश्नवाचक में साथियों सीधी सी बात प्रश्न पूछा जाए तो वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। चलिए नेक्स्ट वाक्य के बारे में जान लेते हैं। अगला है साथियों इच्छावाचक वाक्य। क्या है? तो इच्छावाचक वाक्य है। इसमें साथियों इच्छा होती हो, किसी को हम इच्छा हो मन की, तो वो बताएं, या आशीर्वाद या शुभकामना देना हो, तो ये इच्छावाचक वाक्य में आते हैं। किस में आएंगे साथियों? तो इच्छावाचक वाक्य में आएंगे। जैसे भगवान तुम्हारा भला करे, तो भगवान तुम्हारा भला करे, तो ये साथियों क्या है? तो एक प्रकार से इच्छावाचक वाक्य है। दूसरा है आज तो मैं केवल आम खाऊंगा। आज तो केवल मैं आम खाऊंगा, तो क्या है? मेरी इच्छा है। क्या है? तो मेरी इच्छा है कि आज मैं केवल आम ही खाऊंगा। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा क्या हो साथियों? तो कल्याण हो, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी आशीर्वाद है। आशीर्वाद में साथियों यही कहते हैं तुम्हारा कल्याण हो। तुम खूब फलो फूलो,
तुम खूब फलो फूलो, ये भी साथियों आशीर्वाद और शुभकामना में आती है, तो इसे हम इच्छावाचक ही मानेंगे, क्योंकि इच्छावाचक वाक्य में साथियों इच्छा हो, आशीर्वाद हो या शुभकामना हो, ये सब इच्छावाचक में आएंगे। तुम्हारा भगवान भला करे, आज तो मैं केवल आम खाऊंगा, तीसरा है तुम्हारा कल्याण हो, चौथा है तुम खूब फलो फूलो, ये सब इच्छावाचक वाक्य के उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट वाक्य के बारे में जान लेते हैं। ये सब साथियों हम अर्थ के आधार पर वाक्य को पढ़ रहे हैं, और अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, तो आप जानते भी हैं। हम साथियों 5 वाक्य तक पढ़ चुके हैं इच्छावाचक वाक्य, हमारे पास अभी 3 और बचे हैं, तो उन तीनों को हम पढ़ लेते हैं। अगला है साथियों छठा है हमारा संदेहवाचक। संदेहवाचक में साथियों क्या हो, जैसे संभावना हो या संदेह हो, जैसे किसी चीज़ की हमें साथियों संभावना हो या संदेह हो, तो ये सब संदेहवाचक में आते हैं। जैसे साथियों हो सकता है आज वर्षा आ जाए, यहाँ पे साथियों क्या है, तो संदेह है, शंका है हमारे पास, क्योंकि हमें कन्फर्म पता नहीं कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी, तो ये साथियों हमारे संदेहवाचक में आएंगे, क्योंकि हो सकता है आज वर्षा आ जाए, क्योंकि साथियों यहाँ पे हो सकता है, संदेह है हमारे पास। दूसरा है शायद मैं कल दिल्ली जाऊँ, तो साथियों शायद मैं कल दिल्ली जाऊँ, तो ये भी साथियों हमारे संदेहवाचक है। नेक्स्ट है यह काम राम ने किया होगा, इसमें साथियों कन्फर्म नहीं किसने किया है, राम ने किया या श्याम ने किया या कोई व्यक्ति ने किया है, तो इसमें भी साथियों हमें संदेह है, क्या है, तो हमें संदेह है, तो ये भी साथियों संदेहवाचक वाक्य में आएगा, क्योंकि यह काम राम ने किया होगा, तो संदेह है साथियों, तो संदेहवाचक आएगा। बहुत ही आसान होते हैं वाक्य साथियों, आप सीधा और सिंपल होता है, आप अपने भी हिसाब से इसको निकाल सकते हैं। बट साथियों आज संघर्ष बैच का पार्ट 1 है, इसमें साथियों हम स्टार्ट किए वाक्य से लेके, तो वाक्य का साथियों आज हम पार्ट 1 ही कर रहे हैं। कल वाली वीडियो में इसका पार्ट 2 करेंगे, यानी वाक्य कल वाली वीडियो में हमारा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कब साथियों, जब आज आप इस वीडियो को प्यार देंगे, लाइक करेंगे साथियों, और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। जितने भी दोस्त आपकी एसएससी जीडी या एमटीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस वाले बच्चों के लिए साथियों जब अभी जीके का सेशन खुलेगा, तो वो देखना जरूर बहुत ध्यान से, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि जीके साथियों सभी में एक समान से पूछा जाता है। तो साथियों आपसे विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अब हम 7वें वाक्य की ओर बढ़ते हैं। 7वां है साथियों हमारा विस्मयवाचक। क्या है साथियों, तो हमारा विस्मयवाचक है। विस्मयवाचक में जैसे साथियों काश, हाय, अरे, ओह, अरे, शाबाश इत्यादि, ये सब आए तो साथियों विस्मयवाचक है। जैसे किसी में अगर काश आज मैं पढ़ाई कर लेता, तो ये सब साथियों विस्मयवाचक में है। हाय, अरे, ओह, अरे, यानी अचानक से कोई शब्द हो साथियों तो विस्मयवाचक है। क्या है साथियों, तो विस्मयवाचक में आएगा। तो काश, हाय, अरे, ओह, अरे, शाबाश इत्यादि ये सब विस्मयवाचक वाक्य के उदाहरण हैं। अगला देख लेते साथियों, हमारा अंतिम वाक्य कौन सा है जो अर्थ के आधार पर होते हैं। अर्थ के आधार पर साथियों हमारा अंतिम है संकेतवाचक। क्या है साथियों, संकेतवाचक। इसमें साथियों क्या होता है, यानी शर्त, यानी एक काम का होना दूसरी बात पर निर्भर करे। संकेतवाचक में साथियों से कोई एक काम का होना और किसी दूसरी बात पर निर्भर करे। तो जैसे देखिए इसके उदाहरण है, आप अभी समझ जाएंगे। उदाहरण पहला है कि यदि परिश्रम करोगे तो नौकरी लग जाएगी, यानी एक काम का होना है और दूसरी बात पर निर्भर करता है। तो यानी एक काम का होना यहाँ पे क्या है, यदि परिश्रम करोगे, तो यदि परिश्रम करोगे तो फिर हमारा दूसरी बात पर निर्भर है, नौकरी लग जाएगी। तो इसी प्रकार से साथियों ये संकेतवाचक के उदाहरण हैं। अगला है अगर तुम कल आते तो अच्छा होता, यानी कल आते तो अच्छा होता। तो साथियों तो शब्द है, इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संकेतवाचक है। अगर वर्षा ना हुई तो फसल बर्बाद होगी। ये सब क्या है साथियों, तो संकेतवाचक है, एक प्रकार से संकेत मिल रहा है। ये सब साथियों संकेतवाचक के भाग हैं। चलिए साथियों इनसे संबंधित एक प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट में बताना, क्योंकि आपने इनके बारे में भी पढ़ा तो आप आसानी से इसका उत्तर निकाल सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इससे संबंधित प्रश्न है साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वहाँ से जल्दी निकलो, वहाँ से जल्दी निकलो किस प्रकार का वाक्य है। ऑप्शन ए है प्रश्न सूचक, ऑप्शन बी नकारात्मक, ऑप्शन सी संदेह सूचक, और ऑप्शन नंबर डी आज्ञा सूचक। इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। अभी इसके बारे में हमने जस्ट पढ़ा है साथियों, तो इसका उत्तर आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि वहाँ से निकलो किस प्रकार का वाक्य है। इसी प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसीलिए साथियों मैं संबंधित प्रश्न में एक आपको दे दिया हूँ, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। वहाँ से निकलो बहुत ही आसान है साथियों, कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए अब हम जान लेते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं। तो साथियों हमने शुरू में पढ़ा था कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं, तो साथियों 3 भेद होते हैं। पहला हो गया हमारा सरल या साधारण वाक्य, जिसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। दूसरा हमारा हो गया मिश्र वाक्य, जिसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। और तीसरा हो गया संयुक्त वाक्य, जिसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। ये सब साथियों हमारे रचना के आधार पर 3 भेद हैं। अब साथियों हमारा वाक्य का पार्ट 1 यहीं पे समाप्त करते हैं।
अब हम बढ़ते हैं साथियों अपने रीजनिंग क्लास की ओर। इससे संबंधित जितने भी थ्योरी हैं कल वाली वीडियो में हम करेंगे साथियों। तो आज हमारा हिंदी के सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने रीजनिंग वाली क्लास की ओर, क्योंकि साथियों ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ज़्यादा हम पढ़ लेंगे तो आप बोर हो जाएंगे। चलिए अब हम रीजनिंग वाली क्लास की ओर बढ़ते हैं। साथियों हमारा रीजनिंग वाला सेशन खुल रहा है। अब रीजनिंग में साथियों सर्वप्रथम हम क्या पढ़ेंगे, तो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे साथियों, तो कोडिंग और डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को पढ़ेंगे, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। और रीजनिंग अगर साथियों आप पढ़ रहे हैं तो स्टार्ट हमेशा कोडिंग डिकोडिंग से ही कीजिए, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग से आप स्टार्ट करेंगे तो इससे संबंधित प्रश्न आगे चल के मिलते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों कोडिंग डिकोडिंग। इसमें साथियों सिर्फ और सिर्फ अभी हम थ्योरी क्लास करेंगे। तो चलिए कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर हम पढ़ते हैं। पहले साथियों हम जान लेते हैं कि कोडिंग और डिकोडिंग क्या है। कोडिंग डिकोडिंग को सवाल को हल करने से पहले साथियों हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि कोडिंग डिकोडिंग क्या है। तो देखिए साथियों, किसी अक्षर, शब्द, वाक्य को किसी सांकेतिक भाषा में लिखने की प्रक्रिया को कोडिंग कहते हैं, तथा किसी सांकेतिक भाषा में लिखे अक्षर, शब्द, वाक्य को उसके मूल वास्तविक अर्थ में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को डिकोडिंग कहते हैं। हालांकि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन इसकी परिभाषा हमें याद रखना जरूरी है कि कोडिंग और डिकोडिंग किसे कहते हैं। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, कोडिंग और डिकोडिंग किसे कहते हैं। यानी किसी अक्षर, शब्द, वाक्य को किसी सांकेतिक भाषा में लिखने की प्रक्रिया को कोडिंग, तथा किसी सांकेतिक भाषा में लिखे अक्षर, शब्द, वाक्य को उसके मूल या वास्तविक अर्थ में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को डिकोडिंग कहते हैं। तो ये साथियों जानना बहुत ज़रूरी है, कोडिंग और डिकोडिंग किसे कहते हैं। चलिए साथियों, कोडिंग डिकोडिंग में इनके अल्फ़ाबेट के बारे में हम जान लेते हैं। इनको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे साथियों आज हम पार्ट 1 कर रहे हैं, इसका पार्ट 2 में हम कल पूरा पढ़ लेंगे। तो आज पार्ट 1 है साथियों, कल पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे। तो आज हम पहले इसके थोड़े थोड़े भाग के बारे में जान लेते हैं, लेकिन हम शुरू और सीरियल से पढ़ रहे हैं। और अगर आप इस बैच को लेकर सीरियस हैं तो आप अपनी एक नोट्स बना लीजिए, और नोट्स में साथियों इसको ज़रूर लिख लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है साथियों। एकदम शून्य से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बैच है। तो चलिए साथियों इसके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों के क्रमांकिक कौन, तो साथियों क्रमांकिक मान को याद रखना चाहिए। ए से जेड तक के व्यवस्थित क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं, यानी कुल 26 अक्षर होते हैं, लेकिन इनके साथियों हम क्रमांकिक मान को याद करना बहुत ज़रूरी है। जैसे साथियों हमारा ए आता है पहले नंबर पे और बी आता है हमारा दूसरे नंबर पे, ठीक इसी प्रकार से साथियों हमें सभी के मानों को याद करना बहुत ज़रूरी है। तो जिनमें सभी अक्षरों के मान अलग अलग होते हैं, यहाँ पे लिखा भी है। तो चलिए इनको हम जान लेते हैं। जैसे साथियों ये हमारे यहाँ पे अक्षर लिखे हैं और इनके मान लिखे हैं। अक्षर है साथियों हमारा ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ। इनके क्रमांकिक मान है साथियों एक, आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप याद कर लीजिएगा साथियों। ए का स्थान 1 पे, बी का स्थान 2 पे, सी का स्थान 3 पे, डी का स्थान 4 पे, ई का 5 पे, एफ का 6 पे, जी का 7 पे, एच का 8 पे, आई का 9 पे, जे का 10 पे, के का 11 पे साथियों, एल का 12 पे, एम का 13 पे और एन का 14 पे, ओ का 15 पे आता है। ठीक इसी प्रकार पी का साथियों 16 पे, क्यू का 17 पे, आर का 18 पे, एस का 19 पर, टी का 20 पे, यू का 21 पे, वी का 22 पे, डब्ल्यू का 23 पे, एक्स का साथियों 24 पे, वाई का 25 पे और जेड का 26 पे। ये हमारे मान आते हैं साथियों। तो ए से लेके साथियों जेड तक कुल टोटल 26 अक्षर होते हैं, और इनके 26 मान हमने यहाँ पे लिख दिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में लिख लीजिएगा और आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जब हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे तो आपको इनसे संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे वहाँ पे। तो इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए साथियों इनको याद करने की और हम शानदार ट्रिक बता देते हैं कि इनको हम कैसे याद करेंगे। जैसे हमारा अचानक से पूछ लिया कि जे कौन से स्थान पे आता है या ओ कौन से स्थान पे आता है, तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं। हमारे एक शब्द साथियों इजोटी क्या है, तो साथियों इजोटी की सहायता से पूरी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के मान को याद किया जा सकता है। इस शब्द इजोटी के अक्षर का अंग्रेजी वर्णमाला में क्रमांकित मान निम्न होता है। जैसे साथियों इजोटी हमारे यहाँ पे EJOTY लिखा, तो ई हमारा 5 पे आता है, जे हमारा 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे, वाई 25 पे। अब इनके आसपास जितने भी अंक रहेंगे साथियों क्या रहेंगे, तो अंक रहेंगे तो हम आसानी से याद कर लेंगे। जैसे EJOT 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25, EJOTY इजोटी। तो अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे साथियों कि डी का क्रमांकिक मान क्या है, डी का क्रमांकिक मान क्या है,
तो हमने पढ़ा EJOTY, ये साथियों 5 में, तो 5 तो एक उसके एक घटा दीजिए साथियों, क्योंकि ई के पहले डी आता है, तो हमारा डी आएगा 4 नंबर पे। ठीक इसी प्रकार साथियों मान लीजिए वाई के पहले हमारा क्या आता है, तो साथियों हमारा आता है एक्स आता है, तो हमारा एक्स आता है, तो अभी पूछ ले कि एक्स का क्रमांकित मान क्या होगा, तो एक्स का साथियों क्या होगा, तो एक्स का हमारा होगा साथियों 24 होगा। तो हम इसी से आसानी से इनके आसपास के जितने भी अंक हैं ईजोटी की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा साथियों शानदार ट्रिक है, इससे आप इनके आसपास के अक्षरों को आसानी से निकाल सकते हैं। अब चलिए साथियों इनके विपरीत अक्षर के बारे में जान लेते हैं कि इनके विपरीत अक्षर से भी सवाल एग्जाम में उठते हैं, तो उनको भी पढ़ना जरूरी है। साथियों विपरीत अक्षर कोडिंग तथा डिकोडिंग के प्रश्नों को हल करते समय प्रत्येक अक्षर की विपरीत अक्षर की आवश्यकता पड़ती है, जिसे याद रखना जरूरी है। आइए जान लेते हैं इनके बारे में। ये इनका विपरीत अक्षर लिखा है, आप इनका क्या कीजिए साथियों स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब इसका प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा या प्रीवियस ईयर एग्जाम को उठा के देख लीजिए साथियों, उसमें आपको ऐसे ऐसे सवाल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में साथियों विपरीत अक्षर से भी सवाल पूछे जाते हैं, बट अभी आपको समझ में नहीं आएगा। जब प्रैक्टिस सेट करवाएंगे तब आपको उसमें बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। जैसे कि साथियों ए, तो ए का विपरीत यानी ए का उल्टा जेड होता है, बी का विपरीत वाई होता है, सी का विपरीत एक्स होता है, डी का विपरीत डब्ल्यू होता है, ई का विपरीत वी होता है, एफ का विपरीत यू होता है, और जी का विपरीत टी होता है, एच का विपरीत यस होता है, आई का विपरीत आर होता है, जे का विपरीत क्यू होता है, के का विपरीत पी होता है, एल का विपरीत ओ होता है, एम का विपरीत एन होता है। ऐसे साथियों हमको विपरीत याद करना, बट याद बहुत लोगों को हो जाता है जो रट्टा मार लेते हैं, और कई लोगों को नहीं याद होता। तो इसकी ट्रिक साथियों हम कल लेके आएंगे, इसकी ट्रिक कल आ जाएगी, तो आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे हम बी का विपरीत वाई है, तो इसको हम कैसे याद करेंगे, जैसे हमारी ट्रिक है बी ओ वाई बॉय, तो बी पहले आएगा वाई बाद में आएगा, तो बी का विपरीत वाई और वाई का विपरीत बी। इसी प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे साथियों DIW लिखा है डी, तो जैसे माउंटेन ड्यू होता है तो ड्यू, तो DIW ड्यू, तो डी का विपरीत डब्ल्यू। इसी प्रकार साथियों इसकी ट्रिक कल लेके आएंगे, जब आप साथियों इस वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे। यानी इस वीडियो पे साथियों 1K का टारगेट रखा गया है साथियों, जब 1K इस पर व्यूज आ जाएगा तो आपके लिए कल इसका पार्ट 2 आ जाएगा। कल साथियों इसकी ट्रिक भी आपके लिए आ जाएगी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। इसी के साथ साथियों हम रीजनिंग का सेशन समाप्त करते हैं। चलिए अब हम जीके क्लास की ओर बढ़ते हैं। चलिए साथियों हमारा जीके का सेशन स्टार्ट होता है। सभी में साथियों हमने केवल पार्ट 1, जैसे हिंदी हमने पढ़ा भी, तो हिंदी का भी साथियों हमने क्या किया, तो हिंदी का हमने पार्ट 1 ही पढ़ा है, रीजनिंग का भी पार्ट 1 पढ़ा है, और आज हम जीके का भी पार्ट 1 पढ़ेंगे, क्योंकि साथियों एग्ज़ाम के होने तक इनकी थ्योरी क्लास को हम करवा देंगे, और साथ ही इनसे संबंधित जितने भी प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर एग्जाम में प्रश्न पूछे गए उनको भी हम 1 महीना जब एग्ज़ाम बचेगा तो हम प्रैक्टिस सेट में करवाएंगे। तो चलिए साथियों जीके का सेशन स्टार्ट करते हैं हम। इसमें साथियों सबसे पहले पढ़ेंगे प्रमुख तिथियां। क्या पढ़ेंगे साथियों, प्रमुख तिथियां, क्योंकि प्रमुख तिथियां काफ़ी इंपॉर्टेंट है। MTS में भी पूछा जाता है साथियों, और GD में पूछा जा, लगभग साथियों सभी एग्जामों में प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रमुख तिथियां में साथियों सिर्फ और सिर्फ आज हम जनवरी और फरवरी माह के प्रमुख तिथियों को जानेंगे। पहले साथियों हम जान लेते हैं जनवरी माह के तिथि के बारे में। जनवरी माह में कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। तो वैसे तो साथियों जनवरी माह में बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए साथियों, जो इम्पोर्टेंट हमें सिर्फ वहीं पढ़ना, हमें फालतू चीज़ नहीं पढ़नी है। तो जनवरी माह में साथियों बहुत सारी तिथि और दिवस मनाए जाते हैं, बट हमें जो इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है वही हमें पढ़ना है। तो साथियों देखिए जनवरी माह में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण दिवस हैं। पहला है 12 जनवरी। तो साथियों 12 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस साथियों किनके स्मृति में मनाते हैं, तो स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं। कि इसके तो साथियों स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं हम क्या, तो साथियों राष्ट्रीय युवा दिवस। और अगला हमारा 15 जनवरी। तो 15 जनवरी हमारा थल सेना दिवस है साथियों, यानी आर्मी डे है। और 24 जनवरी हमारा राष्ट्रीय बालिका दिवस है। 26 जनवरी को तो आपको पता है कि भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और 30 जनवरी को साथियों इम्पोर्टेंट दिवस साथियों 30 जनवरी है। इस दिन साथियों हम 3 दिवस मनाते हैं। पहला देखिए साथियों शहीद दिवस हो गया, दूसरा राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मुक्तिकरण दिवस हो गया। क्या साथियों, तो शहीद दिवस, उसके बाद में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मुक्तिकरण दिवस ये मनाते हैं। तो ये साथियों जनवरी माह के इम्पोर्टेंट दिवस थे। आप कमेंट में बताना, तो कल इसका जब पार्ट 2 लेके आएंगे तो उनमें साथियों जितने भी महत्वपूर्ण जनवरी माह के तिथि हैं और एक्स्ट्रा प्रश्नों को हम कल करवा देंगे। कल साथियों हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक साथियों जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको हम कल पढ़ने वाले हैं। चलिए अब हम फरवरी माह के दिवस के बारे में जान लेते हैं। फरवरी माह में साथियों हमें 3 ही दिवस इम्पोर्टेंट लगे, तो इसीलिए साथियों हम 3 दिवस को लेके आए हैं। वैसे साथियों कल हम
और दिवस इनसे इम्पोर्टेंट जो वो करने वाले हैं। बट आज हमारा डेमो क्लास था, आज हमारा क्लास पहला था। जब आप इस क्लास को ज़्यादा प्यार देंगे, सपोर्ट करेंगे, तो इस बैच को हम आगे कंटिन्यू जारी रखेंगे। बट साथियों, जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, इस वीडियो पे साथियों 1K व्यूज़ का टारगेट रखा गया है और इससे अधिक व्यूज़ आ जाती है तो अच्छी बात है साथियों। लेकिन जब आप ये कब संभव होगा, जब आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो देखिए, जनवरी माह के हमारे महत्वपूर्ण दिवस हैं। पहला है 1 फरवरी, सॉरी साथियों, फरवरी माह के हैं ये। तो पहला हमारा 1 फरवरी। 1 फरवरी में साथियों हम क्या मनाते हैं? तटरक्षक दिवस मनाते हैं। और दूसरा कल्पना स्मृति दिवस। पहला साथियों क्या, तो तटरक्षक दिवस यानी कोस्ट गार्ड डे, और दूसरा है कल्पना स्मृति दिवस। दूसरा हमारा साथियों 24 जनवरी है, सॉरी साथियों 24 फरवरी है। तो 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाते हैं। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। कमेंट में बताना साथियों, इसके बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किनकी स्मृति में मनाते हैं, ये आप कमेंट में बताना। तो साथियों, फरवरी माह के हमारे महत्वपूर्ण दिवस थे। 1 फरवरी को राष्ट्रीय तटरक्षक दिवस और कल्पना स्मृति दिवस मनाते हैं। और दूसरा 24 फरवरी को हम केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाते हैं और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। बस साथियों, इसी के साथ आज हम अपनी संघर्ष बैच की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज इसका हम पार्ट 1 किए हैं, कल इसका पार्ट 2 आएगा। तो आपसे विनती है साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और जितना हो सके इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए साथियों। जब आप शेयर करेंगे, जब इस बैच को साथियों जब खूब सारा प्यार मिलेगा, तभी साथियों आपके लिए बैच जारी रखा जाएगा। साथियों, आज डेमो क्लास थी, पार्ट 1 थी। इसमें कुछ चीज़ छूटे हैं और कुछ चीज़ नहीं छूटे हैं। तो वैसे साथियों सभी को एकदम से शुरू से लेकर के हम अंत तक पढ़ने वाले हैं। प्रयास किया है साथियों कि कोई भी चीज़ आपका ना छूटे, जो एग्ज़ाम से संबंधित है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं। तो आज के बैच को साथियों यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आपको यह बैच अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं हम कल वाले वीडियो में। लेकिन कल कब मिलेंगे साथियों, जब आप इस वीडियो पे साथियों प्यार देंगे, लोगों के पास शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो साथियों तब ये बैच आपके लिए कल आ जाएगी। तो आपके लिए साथियों मैं वेट करूंगा कि वीडियो को कितना प्यार मिलता है, उसी हिसाब से साथियों मैं बैच लेके आऊँगा। नहीं तो साथियों बैच नहीं लेके आएंगे, हम बंद कर देंगे। मुझे पता है साथियों, फ्री की चीज़ को कोई साथियों उतना वैल्यू नहीं देता, लेकिन जो फ्री होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो आपको एग्जाम हॉल में जाके पता चलता है कि काश मैं पढ़ लिया होता। तो वही है साथियों, चलिए मिलते हैं हम कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय। मस्त रहना, अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना।